हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मूवी फॉर एक्सपेंड 2.0। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2023 में आई हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी पोनियन सेल्वन पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। यह मूवी 1955 में आए नोवेल पोनियन सेल्वन पर बेस्ड है। इस मूवी को IMDb पर 9.2 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 95% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी में आपको लीड रोल में विक्रम, कार्ति, जयराम रवि, ऐश्वर्या राय और त्रिशा कृष्णन देखने को मिलने वाले हैं। मूवी की स्टोरी में चोल वंश की राजनीति और महल में होने वाले षड्यंत्र के बारे में दिखाया गया है। मूवी के फर्स्ट पार्ट को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में इसके सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम पहले इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दरअसल जब आदित्य ने वीर पांडियन को मार दिया था तो नंदिनी और पांडियन हत्यारों ने इसका बदला लेने के बारे में सोच लिया था। और उधर तंजौर में मधुरत्कन को चोल राज्य के सेनापति पर्वतेश्वर ने राजा बनाने के लिए पैलेस में सुंदर चोला और उनके बेटों के अगेंस्ट षड्यंत्र शुरू कर दिया था। और फिर नंदिनी ने पर्वतेश्वर को बातों में लेकर अरुण मौजी को शिमला में बंदी बनाने का आदेश दिलवा दिया, जहां पर पांडियन हत्यारों ने अरुण मौजी पर अटैक किया और वहां पर समुद्र में अरुण मौजी का जहाज डूब गया और सबको ऐसा लगा कि अरुण मौजी मारा गया। उसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे आदित्य की लाइफ में नंदिनी की एंट्री हुई थी। दरअसल नंदिनी आदित्य के राज्य के एक मंदिर में रहती थी। वो अनाथ लड़की थी और एक दिन कुंदाबाई उसे अपनी फ्रेंड बनाकर अपने पैलेस में लेकर आई थी, जहां पर ही फर्स्ट टाइम आदित्य से उसकी मुलाकात हुई थी और तभी से वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। पर एक दिन जब आदित्य नंदिनी से मिलने जंगल में गया तो वहां पर नंदिनी उससे बात करने से मना करने लगी, क्योंकि कुंदाबाई ने कहा था कि वो एक अनाथ लड़की है और उसके कुल के बारे में भी उन्हें नहीं पता है, इसलिए वो आदित्य से दूर रहे। पर आदित्य नंदिनी से बहुत प्यार करता था और उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था, इसलिए सुंदर चोला के कहने पर उनके सैनिकों ने नंदिनी को राज्य से बाहर निकलवा दिया। और जब इस बारे में आदित्य को पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा, पर वो कहीं भी नंदिनी को ढूंढ नहीं पाया था। अब प्रेजेंट सीन में अरुण मौजी के समुद्र में डूबने के बाद पूरे राज्य में शोक का माहौल होता है। और जब इस बारे में आदित्य को पता चलता है तो वो गुस्से में नंदिनी को मारने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो जानता था कि नंदिनी ने ही षड्यंत्र करके अरुण मौजी को मरवाया होगा। उधर पांडियन हत्यारे अरुण मौजी की डेड बॉडी को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उसके बिना वो नहीं कह सकते थे कि अरुण मौजी मर चुका है। और उसके साथ ही काफी ढूंढने के बाद आदित्य का फ्रेंड पार्थिवन पर्वतेश्वर के पास आता है और उन्हें बताता है कि अरुण मौजी के बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। यह सुनकर पर्वतेश्वर को बहुत बुरा लगता है और तभी वहां पर नंदिनी आ जाती है, जो पार्थिवन को अपने साथ ले जाती है, जहां पर वो उससे एक हेल्प मांगती है और उसकी सुंदरता के सामने पार्थिवन उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। दरअसल नंदिनी चाहती थी कि पार्थिवन आदित्य के पास जाकर आदित्य को कंदमपुर लेकर आए, जहां पर वो उससे मिलना चाहती है। दूसरी तरफ मधुरत्कन तंजौर की गद्दी पर बैठने के लिए अपनी सेना को बढ़ा रहा होता है और अपने से भक्तों को इकट्ठा करके उनका साथ देने के लिए कहता है और वो लोग मिलकर मधुरत्कन को अपना राजा बनाने के लिए एक साथ आ जाते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रकूट के राजा मधुरत्कन के पास आकर उनसे हाथ मिलाने की बात करते हैं, जबकि इतने सालों से राष्ट्रकूट चोल वंश के दुश्मन बने हुए थे। पर अब वो मधुरत्कन को यकीन दिलाते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी उससे कर देंगे और उसे चोल राज्य का राजा बना देंगे। बदले में वो सुंदर चोला के दोनों बेटों को मार देंगे। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि अरुण मौजी जिंदा है। उसे मौनी माँ ने समुद्र में डूबने से बचा लिया था और अब अरुण मौजी को बंदी देवन वहां से बचाकर बौद्ध भिक्षुओं के पास लेकर आता है। पर रास्ते में उसे पांडियन हत्यारे मिल जाते हैं और उनसे बचाकर अरुण मौजी को बौद्ध भिक्षुओं के पास वो ले जाकर छोड़ देता है। वहां पर उनकी केयर अच्छे से की जाती है। और उधर पार्थिवन आदित्य के पास आता है, जहां पर वो उन्हें बताता है कि अरुण मौजी के बारे में तो उसे कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई थी, पर नंदिनी ने उनके लिए एक पैगाम भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो आदित्य से मिलना चाहती हैं और उनके कहने पर आदित्य उनसे मिलने जरूर आएंगे। दूसरी तरफ नंदिनी अपने पास्ट को याद करती है कि कैसे आदित्य ने नंदिनी की रिक्वेस्ट करने के बाद भी वीर पांडियन को मार दिया था और मरने से पहले वीर पांडियन ने नंदिनी से कहा था कि उन्होंने हमेशा से उसे अपनी बेटी की तरह पाला है और इसलिए उनकी मौत के बाद वो उनके बेटे का ख्याल रखेगी और उनकी मौत का बदला भी लेगी।
इसीलिए ही उसने आदित्य को मारने के लिए कदम्बुर के पैलेस में बुलाया था और उसने अपने पांड्यन हत्यारों के साथ मिलकर पूर्णिमा वाले दिन आदित्य को कदम्बुर पैलेस में बुलाकर उसे मारने की प्लानिंग भी बनाई थी। यह सारी बातें बंदी देवन ने बेहोशी के नाटक में सुन ली थी। इसके साथ ही उन्होंने एक साथ ही आदित्य और तंजौर में सुंदर चोला को मारने की भी प्लानिंग बनाई थी। वो चाहते थे कि एक बार में ही पूरे चोला वंश को खत्म कर दिया जाए। अब उसके बाद नंदिनी बंदी देवन को होश में लेकर आती है और उसे मारने के लिए कहती है, पर बंदी देवन उसे एक राज के बारे में बताने को कहता है, जिसके बदले में वो अपनी जान को मांग लेता है और नंदिनी उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे छोड़ देगी। इसीलिए बंदी देवन नंदिनी को बताता है कि उसने समुद्र के पास नंदिनी के जैसी ही दिखने वाली गूंगी रानी को देखा था, जिसके बाल सफेद थे और वो जरूर उसकी माँ ही होगी। यह सुनकर नंदिनी इमोशनल होकर रोने लगती है और उसके बाद वो उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। उसके थोड़ी देर बाद नामी आकर बंदी देवन को छुड़ाता है और तब बंदी देवन उसे बताता है कि आदित्य की जान खतरे में है, इसीलिए वो इस जानकारी को आदित्य तक पहुंचा दे और वो खुद कुंदावई से जाकर तंजौर में मिलता है और उन्हें नंदिनी के षड्यंत्र के बारे में सब कुछ बता देता है। साथ ही उससे ही कुंदावई को पता चलता है कि अरुणमौजी अभी जिंदा है और ये बात सुनकर वो खुशी से उससे मिलने जाती हैं, जहाँ पर वो उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होती हैं। और वहां पर अरुणमौजी कुंदावई को बताता है कि उसे बचाने वाली एक सफेद बालों वाली गूंगी बूढ़ी औरत थी, जो बिल्कुल नंदिनी की तरह ही लग रही थी। उन्होंने पहले भी उसे एक बार कावेरी नदी में डूबने से बचाया था, जिन्हें ही मौनी माँ भी कहा जाता था। उसी टाइम दूसरी तरफ नामी आदित्य को जाकर बताता है कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए वो कंदमुर नहीं जाएं। साथ ही जब उन्हें अरुणमौजी के जिंदा होने की बात पता चलती है तो वो दौड़े हुए उससे मिलने आ जाते हैं और अपनी सिस्टर और भाई को गले लगाकर बहुत खुश होते हैं। अब वो दोनों आदित्य को नंदिनी से मिलने के लिए मना करते हैं, पर आदित्य बहुत ही जिद्दी स्वभाव का होता है, इसीलिए वो उनकी बात नहीं सुनता है और अकेले ही नंदिनी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। यह देखने के बाद कुंदावई बंदी देवन से वचन लेती हैं कि वो आदित्य की रक्षा करेगा, इसीलिए बंदी देवन भी उनके पीछे छुपके से कंदमुर पैलेस में पहुंच जाता है। उधर पूर्णिमा की पूजा में पांड्यन हत्यारे भेष बदलकर अरुणमौजी को मारने की कोशिश करते हैं, पर वो असफल हो जाते हैं और उसके बाद कुंदावई तंजौर वापस आ जाती हैं, जहां पर वो अपने पिताजी सुंदर चोला से उस गूंगी देवी के बारे में पूछते हैं, क्योंकि जब पर्वतेश्वर नंदिनी से शादी करके लाए थे तब उसे देखकर सुंदर चोला का रंग उड़ गया था। और अब कुंदावई उनसे पूछते हैं कि उस गूंगी देवी के साथ उनका कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है। और तब सुंदर चोला उसे बताते हैं कि जब वो जवान थे तब एक बार युद्ध के लिए वो कहीं बाहर गए थे और वहां पर उनकी मुलाकात गूंगी देवी यानी कि मंदाकिनी से हुई थी और वहां पर उन दोनों के बीच प्रेम हो गया था, पर किसी कारण की वजह से सुंदर चोला को पैलेस वापस लौटना पड़ा और उस टाइम वो उसे वादा करके लौटे थे कि वो उसे लेने दोबारा आएंगे, पर कई सालों तक वो अपने राज्य के काम की वजह से उसे भूल गए और जब उन्हें याद आया तो उन्होंने अपने एक दूत को उसे लाने को भेजा, पर उसने आकर सूचना दी कि समुद्र में डूबने से मंदाकिनी की मौत हो गई। पर आज उन्हें पता चला था कि वो तो जिंदा थी। अब यह सुनकर कुंदावई को लगता है कि फिर तो नंदिनी उनकी ही बेटी है और इसीलिए ही वो आदित्य की शादी उससे नहीं करवाना चाहते थे, पर यह सच नहीं था। नंदिनी सुंदर चोला की बेटी नहीं थी, पर मंदाकिनी से बिछड़ने की वजह से सुंदर चोला बहुत दुख में आज भी रहते थे। उधर कंदमुर पैलेस में पर्वतेश्वर और बाकी सामन डिसाइड करते हैं कि वो चोल राज्य को आधा आदित्य को दे देंगे और आधा मधुरत्कन को, पर आदित्य चोल राज्य के ऐसे टुकड़े नहीं करवाना चाहता था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो चोल राज्य मधुरत्कन को ही दे देगा, पर उसकी एक शर्त है कि वो जहां कहीं भी जीत हासिल करेगा वो हिस्सा उसका ही हो जाएगा और उसकी सेना हमेशा उसके साथ ही रहेगी। अब इस प्रस्ताव को सब लोग मान लेते हैं और पर्वतेश्वर आदित्य के कहने पर मधुरत्कन को बुलाने के लिए तंजौर की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ तंजौर राजमहल में पांड्यन हत्यारे गुप्त रास्ते से महल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जहां से वो सुंदर चोला को आसानी से मार सकते थे, पर उन्हें अंदर जाते हुए मंदाकिनी देख लेती हैं और इसीलिए वो भी उनके पीछे चली जाती हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद वहां पर अरुणमौजी आ जाते हैं। अब अरुणमौजी को जिंदा देखकर सुंदर चोला बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूजा में जाने के लिए कहते हैं। अब क्योंकि सुंदर चोला अपने रूम में अकेले थे तो पांड्यन हत्यारे उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, पर तभी सुंदर चोला के सामने मंदाकिनी आकर खड़ी हो जाती हैं और सुंदर चोला की तरफ आने वाले बाणों को अपने ऊपर ले लेती हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। और ये देखकर सुंदर चोला बहुत रोने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर अरुणमौजी वहां पर आकर पांड्यन हत्यारों का विनाश कर देते हैं,
पर मंदाकिनी के जाने से सुंदर चोला और ज्यादा अब टूट जाते हैं। उधर मधुरत्कन अपनी सेना को लेकर राष्ट्रकूट के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर बैठकर आगे की प्लानिंग करने लगते हैं। दूसरी तरफ रास्ते में पर्वतेश्वर को पता चलता है कि नंदिनी पांड्यन हत्यारों से मिलकर आज आदित्य को मारने वाली है और इसीलिए पर्वतेश्वर रास्ते में से ही वापस लौट आते हैं। और उधर कदम्बुर महल में पांड्यन हत्यारे और बंदी बेदन छुपे हुए होते हैं। बंदी बेदन पांड्यन हत्यारों से आदित्य को बचाने के लिए आया हुआ था और फिर आदित्य नंदिनी के पास आता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि वो आज भी उससे बहुत प्यार करता है और उसे पता है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है, पर वीर पांड्यन को मारकर उसने उसकी रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया था। उसका गिल्ट आज भी उसे जीने नहीं देता है, इसीलिए वो चाहता है कि नंदिनी उसे मार दे ताकि वो उसके हाथों मरकर अपना पश्चाताप कर सके। पर नंदिनी उसके मोह की वजह से उसे मार ही नहीं पाती है और तब आदित्य खुद ही खंजर लेकर नंदिनी के हाथों खुद को मरवा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और उसे बचाने के लिए जैसे ही बंदी बेदन आगे बढ़ता है तो पर्वतेश्वर को लगता है कि बंदी बेदन उसे मारने आया है, इसीलिए वो बंदी बेदन को ही बेहोश कर देता है। और उतनी देर में पांड्यन हत्यारे पर्वतेश्वर को घायल करके वहां से नंदिनी को लेकर चले जाते हैं। अब होश में आने के बाद बंदी बेदन आदित्य को बाहर निकाल कर लेकर आता है, इसीलिए सबको यही लगता है कि बंदी बेदन ने ही आदित्य को मारा है और इसीलिए बंदी बेदन को अब अरेस्ट कर लिया जाता है। और आदित्य का फ्रेंड पार्थिबन अरुण मौजी और बंदी बेदन के अगेंस्ट हो जाता है। उधर नंदिनी बहुत दुखी बैठी हुई होती है कि तभी उसे रविदास से पता चलता है कि वीर पांड्यन ने नंदिनी की मां मंदाकिनी को किडनैप कर लिया था और उसके साथ जबरदस्ती की थी, जिससे ही नंदिनी का जन्म हुआ था और इसीलिए नंदिनी वीर पांड्यन की ही बेटी थी। यह सुनकर नंदिनी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे जिसने चाहा उसने सिर्फ यूज ही किया था और इसी गिल्ट की वजह से नंदिनी खुद को नदी में समर्पित कर देती है। उधर पार्थिबन राष्ट्रकूटों से जाकर हाथ मिला लेता है और वो लोग मिलकर चोल साम्राज्य को खत्म करने की प्लानिंग करने लगते हैं। और ये बात मधुरत्कन को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उनका साथ छोड़कर अरुण मौजी के साथ आ जाता है। अब उसे एहसास हो गया था कि उसने गद्दी के लालच में सबको बहुत दुख दिया है। उसके बाद बंदी बेदन को सुंदर चोला के सामने लाया जाता है, जहाँ पर वो खुद को आदित्य की मौत का गुनहगार मानता है, क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाया था। पर पर्वतेश्वर आकर बताते हैं कि जिस टाइम पर आदित्य की मौत हुई थी उस टाइम पर बंदी बेदन तो बेहोश था, इसीलिए उसने आदित्य को नहीं मारा है। आदित्य की मौत के जिम्मेदार पांड्यन हत्यारे ही हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि राष्ट्रकूटों की सेना उनके राज्य में आ चुकी है और इसीलिए अब अरुण मौजी के साथ मधुरत्कन और बंदी बेदन दोनों मिलकर उस युद्ध में लड़ते हैं और राष्ट्रकूटों के राजा को मारकर उस युद्ध को जीत लेते हैं। अब उस जीत के बाद सुंदर चोला चोल वंश की गद्दी पर अरुण मौजी को बिठाने की बात करते हैं, पर अरुण मौजी उस गद्दी को मधुरत्कन को दे देता है और 14 साल बाद उनकी मौत के बाद खुद उस गद्दी पर बैठकर चोल साम्राज्य को चारों तरफ फैला देता है और एक बहुत बड़ा योद्धा और राजा बनकर इतिहास में निखर कर आता है। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।